हे एवरीवन, मैरिज की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत ही सीक्रेट कंसेप्ट माना जाता है। दो फैमिलीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हस्बैंड और वाइफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। पर इस इन्वॉल्वमेंट के साथ में कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कि राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ये सब। आई एम साक्षी भंडारी। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। ये अधिनियम है 1955 का। मैरिज से रिलेटेड जो भी धाराएं हैं इस एक्ट में दी गई है, इन सब की आज हम बात करेंगे। 6 चीज़ें हम समझेंगे। पहली चीज़ होगी वॉइडेबल मैरिज। उसके बाद में हम समझेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, और उसके साथ ही हम समझेंगे डिवोर्स एंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड। पर इन 6 चीज़ों से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत माइनर है पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ एज फैक्टर। इसमें सेक्शन 5 जो है इसका, उसमें एज की बात की गई है। मेल जो ग्रूम होगा उसकी एज होगी 21 ईयर्स और फीमेल की एज डिफाइन की गई है 18 साल। पर अब ये जो 18 साल फीमेल की लीगल एज है जो शादी के लिए, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में बात करी है। उस एज को 18 ईयर्स से बढ़ाने की बात करी जा रही है। और क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, मेन विमेन डिफरेंशिएट नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस एज को इक्वल करने की बात की जा रही है। खैर वो बात की बात है। अब हम ये 6 चीज़ें समझ लेते हैं। तो वॉइड और वॉइडेबल, इनका क्या मतलब होता है। जो वॉइड मैरिज होती है वो शुरू से ही नल एंड वॉइड होती है, शुरू से इनवैलिड होती है, इलीगल होती है। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो विद पीरियड, टाइम के साथ में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो शादी को डाइल्यूट माना जाता है, को डाइल्यूट कर देता है। वॉइड मैरिज के लिए, वॉइड मैरिज में क्या क्या ग्राउंड्स हैं, यानी किन किन वजहों से वो मैरिज को वॉइड करार दे सकता है कोर्ट, वो है, पहला है बाईगैमी। बाईगैमी क्या होता है, ये शादी 2 पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ए पार्टनर है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, दोनों एक दूसरे से मैरिड है। लेकिन जो ए है वो किसी थर्ड पार्टी सी के साथ में अगर शादी कर लेता है, अपनी पहली शादी के चलते दूसरी शादी अगर वो कर लेता है, तो वो सेकंड मैरिज जो उसकी होगी वो वॉइड मानी जाएगी, यानी उसका कोई भी लीगल उस पर ग्राउंड नहीं होगा। मान लीजिए कल को अगर वो सेकंड मैरिज से उन्हें डिवोर्स चाहिए होता है, तो कोई एक तो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि वो शादी तो शुरू से ही वॉइड थी, तो उन्हें डिवोर्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों का कोई क्वेश्चन उस शादी में होगा ही नहीं। और दूसरा किन ग्राउंड्स पे वॉइड करार दिया जा सकता है, वो है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप से हम क्या समझते हैं कि आप किसी उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जिनके साथ आपका एंसेस्टर, आपकी पीढ़ी सेम हो, मदर, सिस्टर, इनसे आप शादी, हिंदू मैरिज जो लॉ है हिंदू का, वो इस चीज़ से प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप इससे शादी नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर हम बात करें वॉइडेबल मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज होता है, मैंने जैसे कि बताया कि जो विद पीरियड कोर्ट उसे गलत प्रूव कर देता है लीगली। इसके क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं वॉइडेबल मैरिज का। इसका हो सकता है कि फोर्स से या फिर फ्रॉड से शादी कराई गई है, यानी मान लीजिए ए पर्सन था, उसको कोई बीमारी थी, लेकिन उसने बी पर्सन से शादी करी, ये बात छुपाते हुए कि उसको कोई डिजीज़ है, और बाद में अगर बी को ये पता चलता है कि कोई डिजीज़ छुपाई गई थी, फ्रॉड किया गया उसके साथ में और उससे शादी करा दी गई। क्योंकि अगर बी ग्राउंड्स देता है कि अगर उसे पता होता कि ए के ये बीमारी है, वो शादी नहीं करता, वो हाँ नहीं करता, यानी फ्रॉड, फोर्स, ज़बरदस्ती, झूठ बोलकर शादी कराई गई है, इन ग्राउंड्स पे कोर्ट उस शादी को वॉइडेबल करार दे सकता है। एक और कौन ग्राउंड्स पे दे सकता है, वो है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि अगर आप इंटरकोर्स करने के लिए सेक्सुअली आप नहीं कर पा रहे हो, इनएक्टिव हो, उस ग्राउंड्स पे आपकी मैरिज वॉइडेबल हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई चाइल्ड को नहीं बर्थ दे पा रहा है, ये ग्राउंड इम्पोटेंसी का नहीं होगा, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की इनएबिलिटी ही इम्पोटेंसी का ग्राउंड बनेगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जिसमें शादी वॉइडेबल मानी जाती है, वो है प्रेगनेंसी आउट ऑफ मैरिज, यानी कि ए और बी पार्टनर है,
लेकिन जो फीमेल है, बी जो पर्सन है, वो किसी और के थ्रू प्रेग्नेंट अगर हो जाती है तो वो शादी वॉइडेबल मानी जाएगी। अब हमने इससे पहले जो वॉइड मैरिज की बात करी थी उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस समझ लेते हैं। मान लीजिए वॉइड मैरिज से जो ए और बी मैंने बताया था, और ए ने सी से थर्ड पार्टी से शादी कर ली थी, यानी वो ए की सेकंड मैरिज थी। अगर ए को इसकी सेकंड मैरिज से कोई बच्चा होता है, कोई चाइल्ड होता है, तो वो चाइल्ड पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या वो लीगल चाइल्ड है, क्या उस चाइल्ड के क्या क्या अधिकार होंगे, तो वो लीगल चाइल्ड माना जाएगा। लीगल चाइल्ड से हम क्या समझते हैं, वो चाइल्ड जो अगर वैलिड जो एक मैरिज होती है, जो लीगल मैरिज होती है, उससे जो बच्चा होता है उसको हर हक होता है, उसके पेरेंट्स का हर ड्यूटी होती है उसको मेंटेनेंस देना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उसकी हेल्थ का केयर करना, ये सारी चीज़ें। तो जो वॉइड मैरिज से बच्चा होगा उसके पास भी ये सारे अधिकार होंगे और उन्हें एज अ पेरेंट अपनी वो ड्यूटी फुलफिल करनी होगी। इसमें एक और चीज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसका है, पोजीशन ऑफ अ वुमेन, यानी जो शादी हुई है, जो वो लेडी है जिससे उसने शादी करी है सेकंड मैरिज, उसके क्या क्या हक होंगे, वो क्या क्या चीज़ें हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। तो वो मैरिज जैसे कि हमने पढ़ा वॉइड है, इलीगल है, इसीलिए इसमें वुमेन को कोई मेंटेनेंस या कोई चीज़ का हक नहीं है। कोर्ट उसे कोई कानूनी अधिकार हक नहीं देता है हस्बैंड से क्लेम करने के लिए। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट दो चीज़ें समझते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ये दो, इनमें कुछ चीज़ें सेम है और कुछ चीज़ें अलग है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल जो ये राइट है, जो ये अधिकार है, ये मेल को भी दिया गया है, फीमेल को भी दिया गया है। ये अधिकार क्या अलाउ करता है, मान लीजिए ए और बी, फिर से हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से कोई एक पार्टनर, मान लीजिए बी ए की सोसाइटी ए को छोड़कर, वो मैरिज छोड़ करके अगर कहीं चला जाता है, ज़रूरी नहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ ही जाए, पर कहीं चला जाता है, अगर वो संसार छोड़ के चला जाता है, उनका जो मैरिड उनका है वो टाइम, वो छोड़ के अगर वो चला जाता है तो एक कोर्ट के पास जा सकता है, कोर्ट को वो उसके राइट है कि कोर्ट के पास जाए और कोर्ट से हक है उसका मांगने का कि बी को बोले, लीगली बी को बाउंड करे कोर्ट कि आइए और आपको ए के साथ रहना पड़ेगा, बिकॉज आपकी शादी हो रखी है, साथ में रहना अनिवार्य है, ये राइट है। और ऐसे ही अगर ए भी चला जाता है तो बी भी उस चीज़ पे क्लेम कर सकती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। इसमें जैसा कि नाम बोल रहा है सेपरेशन, इसमें हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं, साथ रहना ज़रूरी नहीं है, साथ अगर वो रहना चाहे वो साथ भी रह सकते हैं, वो अलग रहना चाहे वो अलग रह सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन 1 साल का पीरियड होता है। इसमें अगर मान लीजिए दो जो कपल है वो कोर्ट के पास जा रहे हैं डिवोर्स के लिए, तो कोर्ट उन्हें डिवोर्स एकदम जाते ही उन्हें डिवोर्स नहीं ग्रांट हो जाता है, 1 साल का उन्हें पीरियड दिया जाता है कि उन्हें देखा जाता है कि उनका कंडक्ट जो है, साथ में आपस में कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, क्या वो शादी आगे चल सकती है, अगर नहीं पॉसिबल होता फिर डिवोर्स ग्रांट किया जाता है। तो ये 1 साल जुडिशियल सेपरेशन का। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन में ये भी अंतर है, उसमें अलग रहने नहीं दिया जाता है, इसमें आपको साथ में रहने बुलाने के लिए राइट है और इसमें अलग रहने के लिए आपके पास में राइट है। ठीक है, इसके बाद में अब हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा जो जुडिशियल सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, क्या उसमें एलिमनी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है? जी हाँ, अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सक रहा है, अपना फूड शेल्टर ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहा है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें नहीं देख पा रहा है, और या फिर मान लीजिए जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जो केस चल रहा है, उसके पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दूसरा जो पार्टनर है वो उसे मेंटेनेंस अमाउंट देगा। अब हम बात करते हैं अगली दो चीज़ों की, जो कि है डिवोर्स एंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड। डिवोर्स यानी तलाक, ये किन केसेस में किन ग्राउंड्स पे हो सकता है कि अगर पार्टनर क्रूएल्टी कर रहा है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे बोल के टॉर्चर कर रहा है, या फिजिकल मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, इस केस में आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हो। अडल्ट्री, अगर पार्टनर किसी और के साथ चला जाता है, या फिर 7 साल के लिए एक पीरियड होता है, 7 साल के लिए अगर आपका पार्टनर नहीं आता है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसकी डेथ हो गई है और वो शादी आप फिर ख़त्म कर सकते हो उस ग्राउंड्स पर। 7 साल आपको वेट करना होता है, 7 साल के बाद वेट करना ज़रूरी नहीं है। ये सारे ग्राउंड्स पे डिवोर्स लिया जा सकता है। अब डिवोर्स में या तो एक
जो एक पार्टनर है उसको दूसरे पार्टनर से प्रॉब्लम है तो वो पिटीशन फाइल करता है। लेकिन मान लीजिए दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है, एक ही ग्राउंड पे आ जाते हैं, इस केस में वो एक जॉइंट डिवोर्स का लिए फाइल करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये लोग फाइल करेंगे। और जब अगर म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है तो इसमें सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि जॉइंटली उन्हें फाइल करना होगा, अलग अलग वो फाइल नहीं कर सकते जब म्यूचुअल ग्राउंड्स है। और इसमें जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है म्यूचुअल डिवोर्स में वो है 1 साल से जब वो डिवोर्स फाइल करने जा रहे हैं उसके जो 1 साल पहले का पीरियड है उसमें वो दोनों साथ रहने नहीं चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये डिवोर्स का ग्राउंड है। और अब हम बात करें कस्टडी ऑफ चाइल्ड। डिवोर्स हो गया, मान लीजिए ऐसे कपल का डिवोर्स हुआ है जिनका चाइल्ड भी है, वो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी, यानी वो चाइल्ड, अब तो उसके पेरेंट्स तो अलग अलग रहने वाले हैं, तो वो बच्चा पापा के पास रहेगा या अपनी मदर के पास रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में कोर्ट कहता है कि अगर चाहे वो चाइल्ड माइनर है, छोटा है, उसकी 18+ एज नहीं है, तब भी उस चाइल्ड से कोर्ट क्वेश्चन करेगा कि उसको किसके साथ रहना है। चाइल्ड के डिसीजन के अकॉर्डिंग कोर्ट बाकी चीज़ें देखेगा, पेरेंट्स की जो बिहेवियर है, पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उसका देखभाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके चाइल्ड की कस्टडी उनमें से किसी एक को दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए चाइल्ड की कस्टडी मदर को दी गई है, लेकिन कोर्ट उसको हर थोड़े टाइम में एनालाइज करेगा। अगर मदर का बिहेवियर सही नहीं है, मदर उसके ध्यान नहीं रख पा रही, सही से उसकी देखभाल नहीं कर रही है, इस ग्राउंड्स पे उसकी कस्टडी फादर को भी दी जा सकती है, यानी कस्टडी चेंज भी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं आखिरी चीज़, मेंटेनेंस, यानी कि अगर आप अलग हो रहे हैं या फिर आप जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड में भी है, उस पीरियड में मेंटेनेंस होता है जो असेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका खाना, आपके रहने की जगह, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए, और ऐसा अभी मेल और फीमेल दोनों अलग हुए हैं, तो दोनों में से जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा उसको मेंटेनेंस दूसरा पार्टनर देगा। पर कोर्ट में एक केस आया था, उसमें हुआ था कि जो मेल था वो अपने मदर के पैसे पे, मदर उसकी जो थी वो उसका फाइनेंशियली ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो जो मेल था वो अनएम्प्लॉयड था, उसके पास जॉब नहीं थी, तो उसके पास कोई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इस केस में फीमेल ने मेंटेनेंस डिमांड किया था, लेकिन कोर्ट ने उसके मेंटेनेंस पे रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो बंदा खुद ही अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ तो वो मेंटेन कैसे करेगा। इस केस में फीमेल को मेंटेनेंस नहीं दिया गया था। और जैसा कि अभी हमने कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करी, तो चाइल्ड अभी ऐसा नहीं है कि अगर चाइल्ड मदर के पास है तो मदर उसका पूरा खर्चा उठाएगी, या फादर के पास है तो फादर पूरा खर्चा उठाएंगे। वो चाइल्ड का जो डिवीज़न होगा, उसके खर्चे के एक्सपेंसेस का डिवीज़न किया जाएगा। मान लीजिए अगर मदर और फादर दोनों की सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनकी सैलरी के प्रपोर्शन के हिसाब से उनका जो भी इक्वल उनका डिवाइड किया जाएगा, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा उनके चाइल्ड के मेंटेनेंस में। इस सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो आज हमने हिंदू मैरिज एक्ट समझा है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एक्ट किन किन पे लागू होता है। कोई भी वो व्यक्ति जो हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो या फिर सिख हो, इन धर्मों के व्यक्तियों पर ये एक्ट, ये अधिनियम लागू होता है। और इसके अंडर मैरिज को रजिस्टर कराना भी अनिवार्य है। सेक्शन 8 में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।